हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 बायोमॉलिक्यूल, जिसकी एनसीईआरटी थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो इधर से भी पूछे ही जाते होंगे, पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बायो की एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, यानी कि बायोमॉलिक्यूल को रीड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग। देखो लिखा क्या है कि देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर नाउ। A question that arises in our mind is, are all living organisms made of the same chemical, that is element and compound? तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं वाइड डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं अपने बायोस्फीयर पे, अपने अर्थ पे। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम केमिकल के बने हुए हैं, सेम एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, सेम कंपाउंड है, ये पूछ रहे हैं हमसे ऐसा। यू हैव लर्न इन द केमिस्ट्री हाउ द एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। तो कह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एलिमेंटल एनालिसिस की कैसे जाती है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबल पेस्ट, वी ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर, एंड द रिस्पेक्टिव कॉन्टेंट पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यू। तो ये कह रहे हैं कि आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखी होगी, क्या देखी होगी, कि एलिमेंटल एनालिसिस की कैसे जाती है, कि कौन कौन से एलिमेंट उस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें एनालाइज कैसे किया जाता है। और अगर हम ऐसी ही एनालिसिस किसी प्लांट के टिश्यू, किसी एनिमल के टिश्यू या किसी माइक्रोबल पेस्ट में करें, तो हमें ना एक एलिमेंट मिलेंगे बहुत सारे, जिनकी हम लिस्ट बनाएंगे। तो वो लिस्ट के अंदर हमें कार्बन देखने को मिलेगा, हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, और बहुत सारे अलग अलग हमें एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। इफ द सेम analysis is performed on the piece of the earth crust as an example of the non-living matter, we obtain a similar list। तो ये कह रहे हैं कि ये तो चीज़ें हो गई कि तुमने किसी लिविंग टिश्यू को लिया और उसमें एलिमेंटल एनालिसिस की, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन द सेम वे अगर तुम अर्थ के किसी टुकड़े को ले लोगे, किसी मिट्टी को ले लोगे, और उसकी तुम एनालिसिस परफॉर्म करोगे, उसमें देखोगे कौन से एलिमेंट है और कौन से नहीं, तो तुम्हें सिमिलर लिस्ट ही देखने को मिलेगी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? लेकिन अब इन दो लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगी? तो डिफरेंस एक्चुअली में ये होगी कि जैसे लिविंग टिश्यू के अंदर कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो प्लांट जो वो है नॉन लिविंग टिश्यू के अंदर वो कम होगा, यानी कि उसके जो रेशियो हैं वही हमें थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। किसी में कुछ चीज़ ज़्यादा होगी तो किसी में कोई चीज़ कम होगी। अगर दोनों में हमें सिमिलर लिस्ट ही देखने को मिल रही है तो उनकी जो परसेंटेज है वही अलग अलग होंगी। इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। तो ये कह रहे हैं कि इतनी तो हम डिफरेंस नहीं बता सकते। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द लिविंग टिश्यू। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हम एलिमेंट्स को देखते हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के सैंपल में प्रेजेंट होते हैं, वही हमारे लिविंग टिश्यू के सैंपल में भी प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हम एकदम ध्यान से एनालिसिस करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जो रिलेटिव अबंडेंस है, यानी कि कौन कितनी क्वांटिटी में है, वहाँ पर तुम्हें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देन इन द अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है वो कम होगा, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर तुम्हें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन। अब ये हमें बताएंगे कि केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज कैसे किया जाता है। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, what type of organic compounds are found in the living organism? How does one go about finding the answer? To get an answer one has to perform a chemical analysis। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी हम आपसे वही चीज़ पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, और वो चीज़ें हम ढूंढेंगे कैसे। और वो फिर बताते हैं कि ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को।
We can take any living tissue, a vegetable or piece of liver, and grind it in the trichloroacetic acid, ठीक है, यूजिंग मोटार एंड द पेस्टल वी ऑब्टेन द थिक स्लरी। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम है ना किसी भी लिविंग टिश्यू को ले लेंगे, जैसे कि वेजिटेबल ले लेंगे क्योंकि वो भी एक लिविंग टिश्यू है, कोई पीस ऑफ द लिवर ले लेंगे, किसी भी एक लिविंग टिश्यू को ले लेंगे, ठीक है, किसी भी एक लिविंग टिश्यू को ले लेंगे और उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड का मतलब उसको पीस देंगे विद द हेल्प ऑफ द मोटार एंड द पेस्टल। अब मोटार जो है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है, जो तुमने देखा होगा थोड़े से, अगर पुराने ज़माने के ऐड दिखाना चाहते होते हैं ऋषि विषि के टाइम के, तो वो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, मोटार या ऐसा सा दिखता है मोटार, ठीक है, एंड पेस्टल, और इसमें रख के चीज़ें जो है वो पीसी जाती है, तो इसको हम कहते हैं मोटार एंड पेस्टल। मार्बल का बना हुआ होगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मोटार एंड पेस्टल। अब इस मोटार पेस्टल के अंदर जब हम अपने लिविंग टिश्यू की चटनी बना रहे होंगे तो उसमें हमें क्या डालना पड़ता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या डालना पड़ता है साथ में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और हम इसको क्या करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, इसको पीस लेते हैं अपने लिविंग टिश्यू को विद दी हेल्प ऑफ दी मोटार एंड पेस्टल, और किसके प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। अब इसके बाद हमें ना एक थिक स्लरी देखने को मिलती है, एक थिक पेस्ट देखने को मिलता है। इफ we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we will obtain two fraction. One is called the filtrate or more technically acid soluble pool, and the second the retented or the acid insoluble fraction। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम अपनी थिक स्लरी को एक चीज़ क्लोथ के थ्रू छानना चाहेंगे, या तो कोई छन्नी ले लो या तो कोई भी चीज़ क्लोथ ले लो, जैसे अगर तुमने देखा होगा कि घर पे जब घी बनता है तो मम्मी कैसे छन्नी से उस घी को छाना करती है, ठीक है, कोई भी कपड़ा लगाकर या फिर कुछ भी लगाकर उसे छानती है। तो जैसे मान लो कि ये जो है वो छन्नी है, और जब तुम उस थिक स्लरी को वो वेजिटेबल पीस या फिर पीस ऑफ द लिवर की जो लिविंग टिश्यू की तुम्हारी चटनी है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम छानोगे थ्रू द चीज़ क्लोथ। तो जैसे ही तुम छानोगे तो एक चीज़ तो तुम्हें क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी जो छन के नीचे चली गई होगी, जो छन के नीचे यहाँ पर भर गई होगी, ठीक है, नीचे यहाँ पर भर गई होगी। तो इसको तुम क्या कहोगे, इसको तुम कहोगे एसिड सोल्यूबल पूल, या फिर क्या कहोगे, फिल्टरेट कहोगे। क्या कहोगे, एसिड सोल्यूबल पूल, या फिर तुम इसे क्या कहोगे, फिल्टरेट। फिल्टरेट क्यों कहोगे, क्योंकि अब ये जो है ना फिल्टर हो चुका है, क्या हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। और एसिड सोल्यूबल पूल क्यों कहोगे, क्योंकि ये एसिड के अंदर सोल्यूबल हुआ तभी तो ये नीचे छन के गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिल्टरेट कह देंगे, या फिर क्या कह देंगे, एसिड सोल्यूबल पूल कह देंगे, फिल्टरेट या फिर एसिड सोल्यूबल पूल। अब जब तुम इसको छानोगे तो ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो ये जो कुछ ना कुछ चीज़ें जो ऊपर रह जा रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एसिड इनसोल्यूबल पूल, जो एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं हुआ, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, रिटेंटेड। क्या कहेंगे, रिटेंटेड। तो ये वाले को ऑरेंज, जो ऑरेंज वाला है उसको क्या कहेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल या फिल्टरेट। जो पर्पल वाला है उसको कहेंगे एसिड इनसोल्यूबल पूल या फिर रिटेंटेड। अब ये जो हमारा एसिड सोल्यूबल पूल होता है वो जनरली जो है वो क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऊपर जो बच जाते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है, देखो रेड करते, देखो लिखा है कि जो देखा यहाँ पे क्या लिखा है कि वी वर टू स्ट्रेन दिस, हम इसको छानेंगे थ्रू अ चीज़ क्लोथ और कॉटन, तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक को हम फिल्टरेट कहेंगे या ज़्यादा टेक्निकली एसिड सोल्यूबल पूल कह देंगे, सेकंड को हम रिटेंटेड कहेंगे या फिर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कह देंगे। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, और हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने को मिल जाएंगे कहाँ पर, एसिड इनसोल्यूबल पूल, यानी कि ऑरेंज वाले उसमें हमें हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे। In the higher classes you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other form.
इन अदर वर्ड वन आइसोलेट एंड प्यूरीफाई द कंपाउंड। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आप भी एनालाइज करना सीखोगे किसी ना किसी लिविंग टिश्यू को, और कोई ना कोई पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ करके सेपरेट करना होगा, आपको आइसोलेट करना होगा, प्यूरीफाई करना होगा वो कंपाउंड को जो आपको चाहिए। एनालिटिक टेक्निक व्हेन अप्लाइड to the compound give us idea of the molecular formula and probable structure of the compound। ठीक है, ये कह रहे हैं जब भी एनालिटिक टेक्निक अप्लाई की जाती है तो हमें कंपाउंड जो ढूंढते हैं हम, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड अ बायोमॉलिक्यूल। तो ये बात यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हम देखते हैं, ऑल द कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन है, दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, जो हमें लिविंग टिश्यू से देखने को मिल जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, बायोमॉलिक्यूल कह देते हैं। हाउएवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड इन देम। और ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल ही मिले, उनके अंदर हमें इनऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलती हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी मिलते हैं, कंपाउंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, हाउ डू वी नो दिस। अब ये बात हमें पता कैसे चली कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक चीज़ें दोनों देखने को मिलेगी। अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। ठीक है, वन वे अ सिंपल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू से a leaf or a liver or, and this is called a wet weight, and dry it, all the water evaporate, the remaining material give a dry weight. Now if the tissue is fully burned, all the carbon compound are oxidized to the gaseous form, CO2 vapor and remove, and what is remaining is called the ash। तो ये क्या कह रहे हैं कि अब आपको इसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको इनऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको वही कोई लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा और उसको वेट करना पड़ेगा, उसका वज़न नापना पड़ेगा, और उसका जो वेट आएगा उसको तुम क्या कहोगे, उसको तुम कहोगे वेट वेट। क्या कहोगे, वेट वेट। ठीक है, फिर उसके बाद तुम उसको सुखाओगे, और जब तुम उसको धूप में सुखाओगे तो उसमें से सारा पानी जो है वो इवापोरेट कर जाएगा। पानी इवापोरेट करने के बाद तुम उसे फिर से वेट करोगे, और इस बार जो तुम्हें मिलेगा तुम उसे कहोगे ड्राई वेट। एक बार जब वो सूख गया तुम उसे जला दोगे। जलाने के बाद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड होंगे, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसेस फॉर्म में, CO2 और वेपर बन के और निकल जाएंगे। बचेगा, वो बचेगी राख, और वो राख के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगी। उसी को तुम क्या कहोगे, उस राख को ऐश कहोगे, और उसी के अंदर इनऑर्गेनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। दिस ऐश कंटेन द इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट, फोस्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके अंदर, इस ऐश के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फोस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फोस्फेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो वो ऐश के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। द ऐश कंटेन द इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो राख होगी उस राख के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट एंड फोस्फेट, वो तुम्हें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन यानी कि जो हमारा फिल्टरेट था वहाँ पर हमें सल्फेट एंड फोस्फेट देखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो है वो हमें ऐश के अंदर देखने को मिलेगी। Therefore, the elemental analysis give the elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While the analysis for the compound give an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in the living tissue। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू का तो हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि कितने ऑर्गेनिक और कितने इनऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर। From the chemistry point of view, one can identify the functional group like the aldehyde, ketone, aromatic compound, etc.
बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शॉल क्लासीफाई देम इनटू द अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस और फैटी एसिड एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो आप इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप को ढूंढने की चाह रखते, जैसे कि HC डबल बॉन्ड O विथ OH, एल्डिहाइड हो गया, ये तो एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कुछ R लगा है तो एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे भी R लग जाए तो वो कीटोन हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड, क्लोज रिंग वाले कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते। लेकिन अब जब आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हो तो आप इनमें क्या देखोगे, अमाइनो एसिड्स को पढ़ोगे, न्यूक्लियोटाइड बेसिस को पढ़ोगे, फैटी एसिड्स को पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर आती है एक टेबल। अब ये टेबल क्या है, ये टेबल है हमारी अ कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग और लिविंग मैटर, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उनके बारे में हमें दिखाया जा रहा है। परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है। हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन जो है वो 0.14 है कहाँ, अर्थ क्रस्ट के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है, 9.5 है, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है। फिर आते हैं कार्बन के ऊपर, तो कार्बन अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.03, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है, 18.5। तो यहाँ पे भी कौन जीत गया, ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी के पास क्या है, कार्बन ज़्यादा है। फिर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कितनी है, 46.6 और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी है, 65। अगेन यहाँ पे कौन जीत गया, ह्यूमन बॉडी जीत गई। नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन अर्थ में कितनी है, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम और ह्यूमन बॉडी के अंदर 3.3, यहाँ पे भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही नाइट्रोजन ज़्यादा है। सल्फर देखो, सल्फर कितना है, अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.03 और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है, 0.3। अगेन किस में ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। सोडियम जो है वो 2.8 है अर्थ क्रस्ट के अंदर एंड 0.2 है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इस बार कौन जीत गया, इस बार अर्थ क्रस्ट जीत गया, किसके मामले में, सोडियम के मामले में। देन आता है कैल्शियम। कैल्शियम देखो, अर्थ क्रस्ट में कितना है, 3.6 और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है, 1.5। यहाँ पे कौन जीत गया, अर्थ क्रस्ट जीत गया। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम जो है अर्थ क्रस्ट में कितना है, 2.1 और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना है, 0.1, कितना है, 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, यहाँ पे भी हमारा कौन जीत जाएगा, अर्थ क्रस्ट, यानी कि मैग्नीशियम भी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है। फिर आता है सिलिकन। तो सिलिकन कितना है अर्थ क्रस्ट में, 27.7 और ह्यूमन बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे कौन जीत गया, हमारा अर्थ क्रस्ट जीत गया। तो यहाँ पर इधर से शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा है, इस तरीके से करके ये पूछ सकते हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है। सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकन, या सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सिलिकन, ये कहाँ ज़्यादा है, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिखाए गए हैं अ लिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग टिश्यू। ये क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, सल्फ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड, ठीक है। तो सोडियम का फॉर्मूला दिखाया, Na+ बोलते हैं, पोटाशियम को K+, कैल्शियम को Ca+2, मैग्नीशियम को Mg+2, वाटर को H2O से लिखते हैं, NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, PO4- हो गया, SO4- हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर, अमाइनो एसिड्स के ऊपर। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप and an acidic group as a substituent on the same carbon, that is the alpha carbon, and hence they are called the alpha amino acid. They are substituted methane. There are 4 substituted group occupying the 4 valency position, and these are hydrogen, carboxylic group, and amino group, and a variable group designated as the R group। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अमाइनो एसिड्स होती है वो सब्सटीट्यूटेड मीथेन होती है। अब बात आती है कि मीथेन क्या होती है, CH4, ठीक है, इस तरीके से लिख लो, या फिर C, इधर पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H,
ठीक है। तो इस CH4 को क्या कहा जाता है, मीथेन। अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब क्या होता है कि तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे ना सारे जो हाइड्रोजन है वो हटा दिए, कार्बन से हाइड्रोजन जो है तुमने हटा दिया। एक तरफ तुमने क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप, दूसरी तरफ तुमने लगा दिया COOH ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप, और एक तरफ तुम कुछ भी R ग्रुप जो है वो लगाते चल रहे हो। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ये क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड हो गया। क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड की एक H को नहीं हटाना, एक में अमाइनो ग्रुप लगा देनी है, एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक में R ग्रुप। जो ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और बेस्ड ऑन की कौन सा R ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, वही हम अपने अमाइनो एसिड का नाम दे देते हैं। अगर यहाँ पर H प्रेजेंट हो तो उस अमाइनो एसिड का नाम ग्लाइसिन हो जाता है, CH3 प्रेजेंट हो तो सेराइन हो जाता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग होता है। और ऐसा भी होता है कि अगर हमारा ये जो R ग्रुप है, जो वेरिएबल ग्रुप है हमारा, यहाँ पर COOH ज़्यादा होते हैं, एसिडिक पार्ट ज़्यादा होता है, तो वो हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाता है, और बेसिक पार्ट इसमें ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारा बेसिक अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं कि ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। जो 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो 4 वैलेंसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेती है। वो होता है हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप जिसको हम R से दिखा देते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द R ग्रुप, कि R ग्रुप का नेचर कैसा है, देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। हाउएवर थोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप, यानी कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन है वो खाली 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। द R ग्रुप इन दिस प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अ ग्लाइसिन, कि अगर वो जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन हो जाए तो उस अमाइनो एसिड को ग्लाइसिन कहते हैं। अगर वो मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 हो जाए तो उसको हम एनालिन कहते हैं, और हाइड्रोक्सिल मिथाइन यानी कि CH3OH हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सेराइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेराइन कहते हैं। 3 ऑफ द 20 आर शोन इन द फिगर 9.1। ठीक है, 9.1 फिगर में हमें दिखाया गया है, और पीछे मैंने मिथाइल ग्रुप वाले को सेराइन बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप वाले को एनालिन बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, एनालिन, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल वाले को क्या कहते हैं, सेराइन कहते हैं। और 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 3 हमें दिखाए हुए हैं फिगर के अंदर। तो पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 अमाइनो एसिड, एक COOH ग्रुप लगा है, ये अमाइनो ग्रुप लगा है, ये हाइड्रोजन, COOH ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, COOH ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, ये सारे कैसे हैं, कॉमन है। अब ये जो है ये R ग्रुप जो है हमारा वेरिएबल, यहाँ पर H लगा है तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, CH3 लगा है अमाइनो एसिड एनालिन, CH2OH लगा है अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, सेराइन। तो ये 3 अमाइनो एसिड्स के फिगर याद रखना, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकता है। The chemical and the physical properties of amino acid are essentially of amino, carboxylic and the R functional group. Based on the number of the amino and the carboxylic group, they are acidic जैसे कि glutamic acid, basic जैसे कि lysine, न्यूट्रल जैसे कि वैलिन। अब ये नाम भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड एसिडिक है, या फिर इनमें से कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड है, या फिर इनमें से कौन सा न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो वो ऐसा पूछ सकता है। ठीक है। तो इनमें से जो एसिडिक अमाइनो एसिड क्या है, ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, नाम में ही एसिड आ रहा है। बेसिक अमाइनो एसिड क्या है, लाइसिन। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड क्या है, लाइसिन। एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या है, वैलिन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या है, वैलिन। ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या है, वैलिन। ठीक है। सिमिलरली एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जैसे कि ट्रायोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 and COOH ग्रुप। Hence in the solution of the different pH the structure of the amino acid change। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जो अमाइनो एसिड होता है ना वो आयोनाइजेबल होता है, यानी कि अलग अलग पीएच में वो आयंस बना लेता है, जिसकी वजह से अलग अलग उसके स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें अलग अलग पीएच के अंदर। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी, लेकिन तीनों कैसे हैं, आयोनाइज फॉर्म में है। कैसे हैं,
आयोनाइज फॉर्म में। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ना NH2 होता है तो उसके पास एक H और आ गया तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज हो चुका है। यहाँ पर इसके ऊपर प्लस का चार्ज तो है लेकिन इसके ऊपर से H जो है वो जा चुका है, यानी कि इधर क्या आ चुका है, COO माइनस आ चुका है। ठीक है, COO माइनस। अब यहाँ पे क्या है कि COO माइनस है लेकिन इसमें से H जो है वो जा चुका है, किसमें से, इधर में से H जा चुका है तो COO माइनस है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से B को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, B को हम कौन सा कहते हैं, ज्विटर आयन फॉर्म, जहाँ पर ये भी और ये भी, इधर पे प्लस का चार्ज है इधर पे माइनस का चार्ज है, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। अब बात आती है लिपिड्स की। अब लिपिड जनरली कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, यानी कि पानी के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होते। दे कुल बी अ सिंपल फैटी एसिड। हमारे जो लिपिड हैं वो सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फैटी एसिड के अंदर क्या होता है कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि जो हमारा COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो किसी भी R ग्रुप से अटैच होता है तो हम उसको कह देते हैं सिंपल फैटी एसिड। अब वो हमारा सिंपल फैटी एसिड हो सकता है, जैसे कि फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द R ग्रुप। अब ये हमारा R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ दी CH2 ग्रुप 1 से लेकर 19 कार्बन तक। और यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पामेटिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। ठीक है, पामेटिक एसिड हैज़ अ 16 कार्बन इंक्लूडिंग अ कार्बोक्सिलिक कार्बन। एंड आरिकिडोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। फैटी एसिड कुल बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कि उसके अंदर ना एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, और अनसैचुरेटेड इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइप की लिपिड हो गई कि वो सिंपल फैटी एसिड हो सकती है। दूसरी, ठीक है, अनदर सिंपल लिपिड इज द ग्लिसरोल। ठीक है, ग्लिसरोल मतलब दूसरी टाइप की हमारी जो लिपिड है वो ग्लिसरोल होती है, जो कि होती है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या होती है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या होती है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखो, ये हमारी क्या है, सिंपल फैटी एसिड। क्या है, सिंपल फैटी एसिड, जिसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अटैच है किससे, R ग्रुप से। दूसरी टाइप की हमारी सिंपल लिपिड होती है ग्लिसरोल, जहाँ पर ये CH2OH 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 CHOH CH2OH। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कह देते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब कुछ लिपिड्स होती है जिनके अंदर ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है और ये भी होता है, यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ग्लिसरोल है ना, ये जो हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH2, इधर पे भी CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। अब यहाँ पर ये जो है RCOOR है हमारा, हुआ क्या है यहाँ पर एक्चुअली में कि ये हमारा क्या था, ये हमारा था RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, और क्या था यहाँ पे, OH। तो यहाँ से क्या हुआ है कि ये हमारा OH को हटाकर यहाँ पे ये लगा दिया गया। यहाँ पे क्या हटा दिया है, OH को हटा के ये लगा दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ है, इधर पे भी सेम वही चीज़ चली है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अलग ग्रुप्स लग गए हैं। तब होते क्या हैं कि इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब यहाँ पर ग्लिसरोल से कोई लेना देना नहीं है। अगर तीनों कार्बन ऑक्यूपाई हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स, 2 ही कार्बन में लगे हुए हैं तो डाइग्लिसराइड, और एक ही कार्बन में लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, हमारा मोनोग्लिसराइड हो जाता है। देखो, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि अनदर सिंपल लिपिड इज द ग्लिसरोल, जो कि क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। मैनी लिपिड्स, बहुत सारे लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड, उधर दोनों ही होता है। हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड ईस्टरीफाइड। ठीक है, ईस्टरीफाइड विद द ग्लिसरोल। वो मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड भी हो सकता है, और ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकता है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन द विंटर। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट। और कुछ लिपिड्स जो होते हैं उनमें फोस्फरस और फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है, जैसे कि दिस आर फोस्फोलिपिड। वो क्या होते हैं, हमारे फोस्फोलिपिड होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और लेसिथीन हमारे फोस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। लेसिथीन हमारे फोस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। सम टिश्यू, स्पेशली द न्यूरल टिश्यू, जो न्यूरल टिश्यू होते हैं, हैव द लिपिड विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो एक बार हम आपको लेसिथीन दिखाती हूँ।
तो ये जो दिखाया हुआ है ये हमें क्या दिखाया हुआ है, लेसिथीन। इधर पे वो CH2 नॉर्मल, यहाँ पे CH और ये O C डबल बॉन्ड O R2 नॉर्मल। इधर पे क्या किया गया है कि यहाँ पर पूरा फोस्फर और यहाँ पे पूरा लेसिथीन बना दिया गया है। ये हमारा क्या है, फोस्फोलिपिड है और ये हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्या है हमारा ये, कोलेस्ट्रॉल। ओके, अब ये वाला जो पैराग्राफ है NCERT का, इसको हम न्यूक्लियोटाइड को रीड करने के बाद फिर यहाँ आएंगे और फिर इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। अब आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर, है ना। अब सबसे पहले मेटाबोलाइट्स को समझने से पहले तो हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जितनी भी रिएक्शन चल रही होती है किसी भी लिविंग सेल के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, कैटाबॉलिज्म भी एंड एनाबॉलिज्म भी। कैटाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें टूटती हैं, ठीक है, और एनाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें जुड़ती हैं, बनती हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ये जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो वो होते हैं जो रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बने हमारे, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए और हमारी बॉडी उसको कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज़ कर रही होती है, वो होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। वेयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कोई फंगी बना रहा है, प्लांट बना रहा है, जो कि उनके काम का नहीं है लेकिन हम उसको कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं। तो यहीं पे लिखी है, द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डील विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। तो ये कह रहे केमिस्ट्री में जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ होती है वो ये क्या होती है कि वो थाउजेंड्स ऑफ चीज़ों को आइसोलेट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड को आइसोलेट करते हैं, वो छोटी हो वो बड़ी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो उसको सिंथेसाइज करने में लग जाते हैं। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल, such a list will have a thousands of organic compound including the amino acid, sugar, etc. for reason that given in the table। वो हम देख लिया है शायद हमने, नहीं तो देख लेंगे अब। We can call this biomolecule as metabolites। In animal, one notice the presence of all such categories of compounds show in the figure 9.1 जो कि हम देख चुके हैं। These are the primary metabolites। जो भी हमें दिखाए गए वो सारे क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। However, when one analyze plant, फंगल या माइक्रोबल सेल्स, अगर हम प्लांट के सेल को देखें, फंगल सेल को देखें या माइक्रोबल सेल को देखें, वन विल सी अ थाउजेंड्स ऑफ द कंपाउंड अदर देन दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि एल्कोनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड, रबर, ठीक है, रबर भी तो प्लांट से मिलता है, एसेंशियल ऑयल, ठीक है, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्लांट बनाती हैं, ठीक है, फंगी बना देते हैं, माइक्रोबल सेल। लेकिन क्या प्लांट के ये काम का होता है? बिल्कुल काम का नहीं होता। तो उससे क्या करते हैं, हम अपना काम निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं, उसको कॉमर्शियली यूज़ कर लेते हैं। तो वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। वाइल द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइड फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वी do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolite in the host organism। तो ये कह रहे हैं कि जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होती है जिनका जाना पहचाना रोल होता है बॉडी के अंदर, वो काम कर रही होती है, लेकिन हमें जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन अभी तक नहीं पता इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू द ह्यूमन वेलफेयर। इनमें से बहुत सारे जो है वो यूजफुल होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, जैसे कि रबड़ हो गए, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, सेंट्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रहती है। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। तो यहाँ पे हमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पिगमेंट के अंदर कैरोटेनॉइड एंड एंथोसाइनिन, एल्कोलॉइड के अंदर मॉर्फिन एंड कोडिन, टर्पिनॉइड्स के अंदर मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल के अंदर लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन के अंदर एबेरिन और राइसिन, लेसिथिन के अंदर कॉनकोवैलेंट ए, ड्रग्स के अंदर विनब्लास्टिन एंड क्यूकीमरिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस के अंदर रबड़, गम,
न्यूरॉन्स एंड सेलुलोज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले तो देखो ये कुछ कुछ चीज़ें तो जैसे नॉर्मली याद हो जाएंगी, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। फिर आती है पिगमेंट, पिगमेंट के अंदर कैरोटेनॉइड और एंथोसाइनिन, ठीक है। टर्पिनॉइड्स में आ ही रहा है मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, तो ये भी इजीली याद हो जाएगी। आता है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबड़, गम एंड सेलुलोज, तो ये भी याद होगी। कंफ्यूजन होगी एल्कालॉइड, टॉक्सिन, लेसिथिन और ड्रग के अंदर, तो एल्कोलॉइड याद रखना। मॉर्फिन एंड कोडिन, मॉर्फिन तो पेन किलर की तरह भी काम आती है, तो मॉर्फिन एंड कोडिन। टॉक्सिन के अंदर क्या होगा, एबेरिन और राइसिन। लेसिथिन, ठीक है, ये होगा। और ड्रग्स के अंदर वेनब्लास्टिन एंड क्यूकोमैरिन, ठीक है। फिर आते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, देयर इज द वन फीचर कॉमन टू ऑल those compound found in the acid soluble pool. They have a molecular weight ranging from the 18 to around 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। तो ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारी चीज़ें एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर आई थी, यानी कि हमारे फिल्टरेट के अंदर आई थी, उन सब के अंदर एक चीज़ तो कॉमन थी कि जो उनका मॉलिक्यूलर वेट था वो 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में था, उससे ज़्यादा किसी का वेट नहीं था। यानी कि वो सारे माइक्रो मॉलिक्यूल थे, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा रिटेंटेंट बचा था, हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहाँ पे सिर्फ हमें 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिले थे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। इन दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड हैव अ मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबोव। तो यहाँ पर लिपिड को छोड़ के जो हमारा प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड्स है, तो इनके जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन अब लिपिड में ऐसी क्या एक्सेप्शन आ जाती है, देखो लिपिड का जो मास है, जो वेट है वो लिपिड का, ठीक है, वो 800 डाल्टन से ऊपर नहीं जाता, फिर भी ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्या कर रहे होते, किसी भी लिविंग टिश्यू का पेस्ट बना रहे होते, जैसे कि अगर तुमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ी होगी तो वहाँ तुम्हें पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं। जो उसकी हेड होती है वो बाहर होती है, जो टेल होती है, ठीक है, वो अंदर की तरफ होती है, क्योंकि टेल जो है वो एक्वस एनवायरनमेंट से क्या होती है, डरती है। तो जब भी हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू को, तो अभी ये लिपिड की टेल जो है वो तो पानी से डरती है, तो वो क्या कर लेती है, वो वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है, वेसिकल फॉर्म कर लेती है, वेसिकल फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से वेसिकल्स तो बड़े हो जाते हैं वेट के अंदर। अकेला एक लिपिड देखे तो उसका जो वेट है वो 800 डाल्टन से ऊपर नहीं जाता, लेकिन पूरी की पूरी वेसिकल जो है वो रिटेंडेंट के अंदर फंस जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड का एक्सेप्शन है, लिपिड जो है हमारा स्ट्रिक्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। फॉर दिस रीजन बायो मॉलिक्यूल दैट इज द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप, 2 तरीके के होते हैं। वन, those which have a molecular weight less than 1,000 Dalton and usually refer to the micromolecules or simply biomolecule, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecule or biomacromolecule, उन्हें हम कह देते हैं। The molecule in the insoluble fraction with the exception of the lipids are the polymeric substance. Then why do lipid whose molecular weight does not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? Lipids are indeed small molecular weight compound are present not only as such but also arranged into the structure like the cell membrane and other membrane. When we grind a tissue, we are disturbing the cell structure. The cell membrane and other membrane are broken into the pieces and form the vesicles which are not water soluble. Therefore, this membrane fragment in the form of vesicle gets separated along with the acid insoluble pool, and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecule। वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि एसिड सोल्यूबल पूल हमारा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रफली रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, यानी कि साइटोप्लाज्म की चीज़ें ही एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर जा रही है। मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म अ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, ठीक है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गन। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class wise, we observe that water is the most abundant chemical in the
लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर अगेन हमें ये टेबल देखनी पड़ेगी। यहाँ पर वाटर हमें कितना गिवन है 70 to 90%, प्रोटीन कितना गिवन है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयरन 1%। ठीक है, अब तुम इसको ऑर्डर में याद रख सकते हो कि वाटर सबसे ज़्यादा मिलता है 70 to 90%, प्रोटीन जो है वो कितना मिलता है 10 to 15%, देन आता है न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, देन कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% एंड आयरन कितना होता है 1%। फिर उसके बाद आते हैं किसमें, हम प्रोटीन में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम प्रोटीन को। तो अब हम आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। तो देखो प्रोटीन के बारे में क्या लिखा है, लिखा है कि प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर द लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन द फिगर। यानी कि कह रहे हैं कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जुड़कर क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन हमेशा हेटेरोपॉलीमर होता है, कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता। क्यों होमोपॉलीमर नहीं होता, क्योंकि 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जुड़कर हमारे प्रोटीन को बनाते हैं, तो वो होमोपॉलीमर कैसे होगा। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड। पॉलीमर मोनोमर का मतलब होता है एक यूनिट, पॉलीमर का मतलब होता है वैसे एक यूनिट बहुत सारे जुड़ चुके हैं। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 20 तरीके के हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, एनिलिन, सिस्टीन, प्रोलाइन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। अ प्रोटीन इज अ होमो हेटेरोपॉलीमर नॉट अ होमो पॉलीमर। जो हमारा प्रोटीन है वो कैसा है, हेटेरोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ द मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर्स ऑफ टाइम। ठीक है, जब जो हमारा होमोपॉलीमर होता है उसके अंदर अगर हम बोलते हैं कि प्रोटीन होमोपॉलीमर है, तो हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक तरीके का अमाइनो एसिड हमारे पूरे के पूरे प्रोटीन को बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज important as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and have to be supplied through the diet। ये कह रहे हैं कि कुछ अमाइनो एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, और जो असेंशियल होते हैं हमें उसको डाइट के थ्रू देना पड़ता है। और डाइट के थ्रू क्यों देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर बन नहीं रहे होते। ठीक है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर बन नहीं होते। एंड हेंस द डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, देयरफॉर अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कौन होते हैं, जो हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता, वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। The later are those which our body can make while we get essential amino acid through our food or diet. Protein carry out many function in the living organism. Protein बहुत सारे function करता है एक living organism के अंदर। Some transport the nutrient across the cell membrane. कुछ क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करते हैं। सम फाइट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है वो इन्फेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। कुछ हार्मोन होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है, और जो रिबोस्को है वो रिबोस्को, ठीक है, RUBISCO, ठीक है, ये वाला जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, नहीं पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर। और जो हमारा एक और होता है दैट इज कोलाजन होता है, वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताया है कि जैसे कि कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन है, कोलाजन। ठीक है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन, एंटीबॉडी फाइट द इन्फेक्शियस एजेंट, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा एंड GLUT4 enable the glucose transport into the cell. So देखो कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड के अंदर। तो देखो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में क्या लिखा है, द एसिड इनसोल्यूबल पेलेट अल्सो हैज़ अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में तुम देखते तो तुम्हें वहाँ पर एक और पॉलीसैकेराइड दिखता, तुम्हें क्या दिखता, कार्बोहाइड्रेट दिखता, जो कि एक टाइप ऑफ क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ द शुगर। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, लंबे लंबे चेन्स होते हैं, यानी कि शुगर जुड़कर हमारे पॉलीसैकेराइड्स को बनाते हैं। दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक।
For example, cellulose is the polymeric polysaccharide consisting only one type of monomer, that is the glucose. तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सेलुलोज है वो क्या है, एक टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड है जो कि हमारे किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जुड़ कर क्या बनाती है, हमारा सेलुलोज बनाती है। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर, यानी कि उसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही पाया जाता है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। ये कह रहे हैं कि स्टार्च भी एक काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड होता है जो कि एनिमल के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एनर्जी बनाने के लिए वो स्टार्च को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान वो स्टार्च को बनाते हैं। एनिमल हैव द अनदर वेरिएंट कॉल्ड द ग्लाइकोजन, और एनिमल के पास क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो यहाँ पे ये याद रखना कि सेलुलोज जो है वो किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। इन्यूलिन जो है वो किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, ठीक है। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, ठीक है, या फिर कह लो कि ग्लाइकोजन के अंदर जो राइट एंड होता है उसको रिड्यूसिंग एंड कहते हैं और जो लेफ्ट एंड होता है उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। तो आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग याद कर लो, ठीक है। तो राइट साइड वाले को रिड्यूसिंग एंड कहेंगे, लेफ्ट साइड वाले को नॉन रिड्यूसिंग एंड कहेंगे। इट हैज़ ब्रांच एज शोन इन दी फॉर्म ऑफ कार्टून। स्टार्च फॉर्म द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे हेलिकल सा होता है, तभी वो जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो वो आयोडीन को अपने इन हेलिक्स के अंदर फंसा लेता है और कलर हमको देखने को मिल जाता है। स्टार्च फॉर्म द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। The starch I2 is blue in color. Cellulose do not contain the complex helix और cannot hold the I2, इसीलिए नहीं देखने को मिलता। और ये हमें कार्टून डायग्राम दिया हुआ है ग्लाइकोजन का ही, ठीक है। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ द सेलुलोज। प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेलुलोज से। प्लांट मेड पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोसिक। पेपर हो गया और कॉटन फाइबर्स हो गए, ये भी कैसे होते हैं, सेलुलोसिक होते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। They have as building block amino sugar and chemically modified sugar, glucosamine and acetyl galactosamine etc. और जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन का, जो कि क्या है, पॉलीसैकेराइड है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड काइटिन एंड दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। बात आती है अब किस पे, न्यूक्लिक एसिड में। तो देखो क्या लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। द अदर टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन विल फाइंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। ये कह रहे हैं कि दूसरे टाइप का जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि लोगों को कहाँ मिल जाएगा, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर, वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। दिस आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगेन जो हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं ना, तब हमें अपना डीएनए मिलता है। टुगेदर विद द पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड दिस कॉम्प्रोमाइज द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सी लग रही है कि क्या लिखा है कि टुगेदर विद द पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलकर ये हमारे ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू का और सेल का। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। कोई भी न्यूक्लिक एसिड के लिए ना बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, उसका न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ना क्वेश्चन ये आता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो आपने सुना होगा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। क्या क्या, एक हमें चाहिए होता है शुगर, या अगर आरएनए बनाना है तो राइबोस चाहिए होता है, डीएनए बनाना होता है तो डीऑक्सीराइबोस चाहिए होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक शुगर चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस चाहिए होता है जो कि हम पहले प्राइम कार्बन से लगाते हैं अपने शुगर के। हमें चाहिए होता है फोस्फेट जो कि हम 5th कार्बन के OH से लगाते हैं। तो देखो जब हमारा शुगर है और शुगर के अंदर हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, वो बन जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। और शुगर है उसके अंदर हमने नाइट्रोजनस बेस को भी जोड़ दिया, फोस्फेट को भी जोड़ दिया, तो वो बन जाता है हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ अ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट, अलग अलग होते हैं। वन इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। द सेकेंड इज द मोनोसैकेराइड एंड थर्ड अ
एसिड और फोस्फेट, यानी कि 3 चीज़ इन्होंने बताई है। क्या क्या लगता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ये बात कर रहे हैं शुगर की, क्योंकि शुगर जो है ना वो कुछ ऐसी सी होती है, तो वहाँ पर एक ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक हो गई। सेकेंड इज अ मोनोसैकेराइड, ठीक है। और थर्ड क्या चाहिए होता है? फोस्फोरिक एसिड और फोस्फेट चाहिए होता है। एज यू नोटिस इन द फिगर हम देख लेंगे, द हेट्रोसाइक्लिक compound in the nucleic acid are the nitrogenous base named the adenine, guanine, uracil, cytosine या thymine। यानी कि कह रहे हैं कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब अगर हम देखें शुगर भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग ही होती है, लेकिन ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन, ये हमारे क्या होते हैं? ये भी हेट्रोसाइक्लिक ही होते हैं, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन आर द सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन वाइल द रेस्ट आर पिरामिडिन। यानी कि 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन होते हैं और पिरामिडिन होते हैं। तो प्यूरिन के अंदर क्या आता है? एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरामिडिन के अंदर क्या आता है? CUT, दैट इज साइटोसिल, यूरासिल एंड थाइमिन, ठीक है। साइटोसिल, यूरासिल एंड थाइमिन। अ स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड अ प्यूरिन एंड पिरामिडिन रिस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर अ राइबोस, ठीक है, राइबोस शुगर मिल जाता है, ठीक है, और 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग द डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड द DNA, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वाइल दैट विच कंटेन द राइबोस इज कॉल्ड द राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम रीड करते हैं अपने NCERT का जो पीछे हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था वो। तो देखो क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिंग रिंग्स कैन बी फाउंड। सम ऑफ देम आर नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, थाइमिन हो गया। अब होता क्या है कि DNA के अंदर हमें थाइमिन देखने को मिलता है और यूरासिल नहीं देखने को मिलता, और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और RNA के अंदर इसका उल्टा हो जाता है कि ये 3 तो कॉमन होते हैं, लेकिन RNA के अंदर यूरासिल देखने को मिलेगा, थाइमिन नहीं देखने को मिलता हमको, ठीक है, जो कि आप 12th में पढ़ोगे। When found attached to the sugar, they are न्यूक्लियोसाइड, यानी कि जब हमारे शुगर से सिर्फ नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। If the phosphate group is also found esterified to the sugar, they called a nucleotide. Adenosine, guanosine, thymidine, uridine, cytidine as nucleoside. Adenylic acid, thymidyllic acid, guanalic acid, uridylic acid and cytidyllic acids are nucleotide, and nucleic acid जैसे कि DNA and RNA consist of nucleotide only, and RNA and DNA function as a genetic material, जो कि सबको पता है कि वो दोनों genetic material की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजनस बेसेस दिखाए हुए हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, देखो बीच बीच में यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, ये एडेनिन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? एडेनिन दिखाया गया है, नाइट्रोजनस बेस। ये यूरासिल दिखाया गया है, जो कि क्या है? अगेन एक नाइट्रोजनस बेस। फिर यहाँ पर आओ तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये हमारा शुगर है, ठीक है, और शुगर के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये एडेनिन, यानी कि नाइट्रोजनस बेस। सो ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोसाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। सिमिलरली ये हमारा शुगर है, इस शुगर के ऊपर लगा हुआ है यूरासिल, यानी कि नाइट्रोजनस बेस, तो ये भी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, यूरिडिन, ठीक है। यूरासिल लगा है तो यूरिडिन, एडेनिन लगा है तो एडिनोसिन। अब ये देखो, ये अगेन हमारी शुगर है, शुगर के ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, साथ ही साथ फोस्फेट भी लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और एडेनिन लगा है तो एडेनाइलिक एसिड हमने इसको कह दिया। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन के अंदर, तो देखो क्या लिखा है, प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर द हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रोटीन क्या है? हमारा हेट्रोपॉलीमर है, जो कि एक स्ट्रिंग है अमाइनो एसिड की एक स्ट्रिंग जैसी है। अब ये कह रहे हैं कि देखो, जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग हो सकती है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर जो होता है उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में हम दिखाते हैं ना, NaCl कैसा दिखेगा, MgCl2 कैसा दिखेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट द 2 डायमेंशनल व्यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डैश और वेज पढ़ा होगा तुमने, तो वो 2 डायमेंशनल व्यू को दिखाता है। वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल बेंजीन, नैफ्थलीन एक्सेट्रा। और फिजिस्ट यानी जो फिजिक्स वाले होते हैं, अप टू 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, की फिजिक्स वाले जो है वो 3 डायमेंशनल व्यू तक देख लेते हैं चीज़ों को। वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट द 4 लेवल। जो बायोलॉजिस्ट है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल तक लेके जाते हैं।
The sequence of the amino acid, that is the positional information in a protein, which is first amino acid, which is second, and so on, is called the primary structure. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि अमाइनो एसिड जुड़ जुड़कर सीधी सी चेन बना देते हैं, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और उसमें हम बता सकते हैं कि कौन सी पहली अमाइनो एसिड है, कौन सी दूसरी अमाइनो एसिड है, कौन सी तीसरी अमाइनो एसिड, एंड सो ऑन, हम ऐसा बता सकते हैं। तो वो होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, ठीक है, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड। अगेन तुम सीधी सी लाइन बनाओगे तो जो तुम्हारा लेफ्ट वाला एंड है वो तुम्हें तुम्हारी पहली अमाइनो एसिड दिखाएगा, और जो लास्ट वाला एंड है वो तुम्हें तुम्हारी लास्ट अमाइनो एसिड दिखाएगा। फिर क्या लिखा है, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। जो हमारी पहली अमाइनो एसिड है उसको हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड भी कह देते हैं, और जो हमारी लास्ट अमाइनो एसिड है उसको हम सी टर्मिनल अमाइनो एसिड भी बोल देते हैं। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of the helix, similar टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। ये कह रहे हैं कि जो हमारे अमाइनो एसिड की चेन है, दैट इज जो हमारी प्रोटीन है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहती, जबकि वो क्या होती है, फोल्ड हो जाती है ऐसे ऐसे, इन दी फॉर्म ऑफ द हेलिक्स जो है वो फोल्ड हो जाती है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड्स आर अरेंज इन दी फॉर्म ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। अब वो जो फोल्ड हो जाती है वो होता है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो तुम देख सकते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके से बनता है, एक तो ये वाला बन जाए, दैट इज द अल्फा हेलिक्स वाला, और दूसरा ये जो है बीटा प्लेटेड शीट। यानी कि अगर तुम, ये तो तुमको ऐसे दिखाया गया है सामने से, अगर तुम उसको एकदम ऐसे साइड से देखोगे ना तो वो तुम्हें कुछ ऐसी सी दिखेगी और पीछे तक पूरी जा रही होगी, तो बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है, ऐसी भी तुमको देखने को मिल सकती है। और हमेशा ये जो हेलिक्स होती है वो हमेशा राइट हैंडेड फैशन में ही होती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि इन द प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स इज ऑब्जर्व, अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड्स आर फोल्डेड इन द फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि ये फर्दर और ज़्यादा घूमती है, अपने ऊपर घूम जाती है, लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। यानी कि एक बॉल मान लो, उसमें ना तुमने ऐसा मान लो कि तुमने उसके अंदर ऊन लपेट दिया, ऊन लपेट दिया, ऊन लपेट दिया। तुमने ऊन का वो भी देखा होगा, बॉल भी देखा होगा जिससे स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। तो वो तो पूरा अंदर तक ऊन ही ऊन भरा होता है, लेकिन तो मान लो कि वो अंदर खाली हो, तो वैसे ही प्रोटीन उस तरीके से कुछ फोल्ड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और उस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पर आकर कोई भी सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पे फिट होता है, फिर वहाँ पे जब फिट होता है तो बॉन्ड रिएक्शंस चलती हैं और बाद में वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के ही निकलता है, जो कि हम एंजाइम में देखेंगे, ठीक है। तो अदर रीजन, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल, गिविंग राइज टू अ टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड दिस गिव अस अ 3-dimensional व्यू ऑफ द प्रोटीन। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब सम प्रोटीन, अब जैसे कि हमारी जो है ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन गई, अब ऐसे ही दो टर्शरी स्ट्रक्चर, एक और ले आओ, एक और ले आओ, एक और ले आओ, ऐसे करके हमारी क्या बन जाती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन की होती है, ठीक है। तो लिखा है कि सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, linear strings of spear arrange one upon each other in the form of cube or plate is the architecture of the protein, otherwise called the quaternary structure of protein. Adult human hemoglobin consists of 4 subunit, 2 of these are identical to each other, यानी कि दो सेम होंगे, दो सेम होंगे, दो सब यूनिट अल्फा टाइप के होते हैं, दो सब यूनिट बीटा टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 सब यूनिट ऑफ द बीटा टाइप टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब बात आती है किसकी, एंजाइम की। लिखा है कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम जो है वो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक अ एंजाइम, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि राइबोजाइम, ठीक है। दिस आर कॉल्ड द राइबोजाइम, उनको हम क्या कह देते हैं, राइबोजाइम कह देते हैं। वन कैन डिपेक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम, ठीक है। An enzyme like any protein has a primary structure that is amino acid sequence of protein। तो ये कह रहे हैं कि जब हम ज़्यादातर एंजाइम को तो प्रोटीन है कह रहे हैं, तो जैसे प्रोटीन का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी, टर्शरी, वैसे ही एक एंजाइम का भी ऐसे सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले, वैसे ही हमें एक एंजाइम के भी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल जा सकते हैं।
व्हेन यू लुक एट द टर्शरी स्ट्रक्चर, तो जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, कोई टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और वो कुछ इस तरीके का, तो बीच में तुम्हें गैप देखने को मिल जाएगा, उसको तुम क्या कह दोगे, उसको तुम कह दोगे, इस गैप को तुम क्या कह दोगे एक्टिव साइट। फिर अब कोई भी चीज़ है, मान लो ये कोई भी सबस्ट्रेट है और इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, तो ये एक्टिव साइट में जाएगा, वहाँ पर कुछ रिएक्शंस चलेंगे और बाद में ये निकलेगा, तो ये क्या बन के निकलेगा, प्रोडक्ट बन के निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, व्हेन यू लुक एट द टर्शरी स्ट्रक्चर अपॉन itself the chain crisscrosses itself and hence many सर्वाइसेस और दी पॉकेट्स आर मेड, यानी कि एक्टिव साइट, वन सच पॉकेट इज दी एक्टिव साइट, यानी कि बहुत सारे पॉकेट्स बन जाते हैं और उनमें से कोई एक पॉकेट जो होता है वो एक्टिव साइट होता है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ सर्वाइज और द पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट, जहाँ पर जाकर सबस्ट्रेट फिट होता है। थस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज द रिएक्शन एट द हाई रेट, एंजाइम जो है कैटालाइज करवा देता है रिएक्शन को, स्टार्ट नहीं करवाता। ठीक है, जो रिएक्शन पहले से चल रही होती है, ठीक है, उसको खाली क्या करवा देता है, उसको थोड़ा फास्ट करवा देता है। ठीक है, कैटालिस्ट का काम ही ये होता है कि वो रिएक्शन थोड़ी फास्ट करवा देगा, उसको इनिशिएट नहीं करवाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर पे पहले से झगड़ा चल रहा था और कोई आकर वहाँ पर आग लगा के चला जाता है, यानी कि आग में घी डाल के चला जाता है, आग तो पहले से लगी थी, वहाँ पे बस घी डाला गया है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाई गई, वो चल रही थी, वहाँ पर सिर्फ उसको थोड़ा फास्ट करने में हेल्प कर देता है। सेम हमारा कैटालिस्ट भी उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, एंजाइम catalyst differ from inorganic catalyst in many way, but one major difference needs mention। ये कह रहे हैं कि जो हमारे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, जो हम बाहर के लैब्स रिएक्शन में यूज़ करते हैं, और जो हमारे बॉडी के अंदर के कैटालिस्ट होते हैं, दोनों में ना डिफरेंस होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है ना, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, वायरस जो बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, वाइल द एंजाइम गेट डैमेज एट द हाई टेम्परेचर से अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म who live under extreme high temperature, hot winds, thermal spring, ठीक है, सल्फर स्प्रिंग, ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे बॉडी के अंदर के एंजाइम तो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे हाई टेम्परेचर के अंदर। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत गर्म जगह पे रहता हो, एकदम खौलते पानी में रहता हो, तो वहाँ के एंजाइम से, अगर वहाँ के ऑर्गेनिज्म के अंदर से हमने वो एंजाइम निकाली, तो वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहेगी एंड रिटेन देयर कैटालिक पावर इवन एट द हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। थर्मल स्टेबिलिटी इज थस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक का मतलब वही जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं। देन आती है बात किसकी, केमिकल रिएक्शंस की। तो रीड करते हैं क्या लिखा है। अब जैसे कि यहाँ से लेकर को फैक्टर जब तक तुम्हारा नहीं आ जाता तो थोड़ा यहाँ पर ऐसे ही रीड करने वाला पार्ट है, जहाँ से थोड़ा वो आ जाता है अलग अलग टाइप की कैसे रिएक्शंस होती हैं, कौन सी एंजाइम कौन सा करवाती है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ आएगी लास्ट में। ये सब तो बस एक बार ऐसे ऊपर से तुम रीड भी कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम, let us first understand the chemical reaction. Chemical compound undergo the two type of changes. A physical change simply refer to change in shape without breaking of the bond. तो ये कह रहे हैं कि पहले हम केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं, फिर ये कहते हैं कि केमिकल कंपाउंड जो है ना वो दो तरीके के चेंजेस में जाता है, एक फिजिकल चेंज, दूसरी केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर वो क्या करता है, वो अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन कोई बॉन्ड का ब्रेक या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज द चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर। आइस अपना स्टेट जो है सॉलिड से मेल्ट होकर वाटर में जा रहा है, सो वो भी एक टाइप की क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। वाटर जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो भी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। एज दिस आर अल्सो फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जब भी कभी बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन। हाउएवर व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दे दिया है, BaOH ट्वाइस रिएक्ट करा है अपने H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या दे रहा है, BaSO4 और 2H2O दे रहा है। एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली द हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च इनटू द ग्लूकोज इज द अनदर is an organic chemical reaction,
रेट ऑफ द फिजिकल और द केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज, तो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो तुमने केमिकल काइनेटिक सॉरी अभी तो तुम उसको 12th में पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक को, किसी भी रिएक्शन की अगर हमें रेट लिखनी होती है तो हम ना क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि कितना उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आया और कितने टाइम में आया, ठीक है, या फिर कितना उसके प्रोडक्ट के अंदर चेंज आया और कितने टाइम में आया। तो इस तरीके से हम रेट को, मतलब रेट किसी का भी निकालना हो तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक रेट बताया है कि उसको हम डेल पी बाय डेल टी करके दिखा सकते हैं। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द वेलोसिटी, अब रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर हमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो रिएक्शन की, कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इफ द डायरेक्शन is specified. Rates of the physical and the chemical process are influenced by the temperature among other factors. A general rule of thumb is that rate double or decrease by half for every 10 degrees Celsius change in the either direction. Catalyzed reaction proceeds at rate vastly higher देन द अनकैटालाइज वन, यानी कि जो कैटालाइज रिएक्शंस होती है जिनके अंदर कैटालिस्ट होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चलती है एज कम्पेयर टू द अनकैटालाइज्ड वन. व्हेन एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शंस और ऑब्जर्व द रेट विल बी वास्टली हायर देन द सेम. मतलब जो कैटालिस्ट का काम ही यही होता है कि रिएक्शन को तेज़ करवाना, तो जिस पे कैटालिस्ट यूज़ होगा वो तेज़ी से चलेगी, जिसमें नहीं होगा वो सीधी सी बात है धीरे ही चलेगी. ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, और क्या दे रहा है H2CO3 कार्बोनिक एसिड. In the absence of any enzyme, this reaction is very slow with about 200 molecule of H2CO3 begin form in an hour. तो ये कह रहे हैं कि जब हमने अपना एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं डाला तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत धीरे चलती है. 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बन रहे होते हैं प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे. लेकिन अगर वहीं तुमने वहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दिया तो तुम्हारे 600,000 मॉलिक्यूल बनेंगे हर सेकेंड. सो सोचो कितनी तेज़ हो गई रिएक्शन, टाइम कितना ज़्यादा कम हो गया और मॉलिक्यूल बनना कितने ज़्यादा हो गए. कहाँ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे एक घंटे में, कहाँ 600,000 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हर सेकेंड में, ठीक है, हर सेकेंड में, ठीक है. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called the carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with about 600,000 molecule begin form every second. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million time. इस enzyme ने जो reaction की rate है वो 10 million का मतलब 10 की power 6 टाइम जो है वो इतना ज़्यादा कर दिया है. The power of the enzyme is incredible indeed. There are the thousand type of the enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड कैसे बनता है, हमने देखा था चेन ऑफ 10 रिएक्शन होती है और वहाँ पर पूरे के पूरे 10 रिएक्शंस के अंदर 10 अलग अलग तरीके के एंजाइम्स यूज़ होते हैं. लेकिन हमें तो खाली इन्वर्टेज बताया था और क्या बताया था, हेक्सोकाइनेज बताया था, ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है कि इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच द ग्लूकोज बिकम द पायरुविक एसिड थ्रू द 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन. व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन in chapter 12 you will study this reaction, ठीक है. at this stage you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to a varieties of metabolic end product in our skeletal muscles under anaerobic condition. lactic acid is formed. मतलब अलग अलग रिएक्शन में ना अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं. ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर अपनी बॉडी के अंदर एनाएरोबिक कंडीशन चली तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड बनता है, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होती है सेम प्रोसेस के थ्रू इथेनॉल बन जाता है और हेंस इन डिफरेंट कंडीशन अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं, ठीक है. फिर पूछ रहा है कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन. एंजाइम अपना काम कैसे करता है यहाँ हमें पता चलेगा. टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी द एंजाइम अ लिटिल मोर. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट. हम पहले से ही आइडिया पढ़ चुके हैं किसका, एक्टिव साइट का, ठीक है. तो एक्टिव साइट हमें पता है क्या होती है. द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जेंस रेफर्स टू द रिएक्शन
The chemical which is converted into product is called the substrate. Hence, enzyme, that is protein with three-dimensional structure including active site, convert the substrate into the product P. Symbolically this can be depicted as, यानी कि देखो substrate क्या reactant बोल सकते हो तुम substrate को, जो कि product के अंदर convert हो रहा होता है, तो यहाँ पर reactant को substrate कह रहे हैं. It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme in its active site within the given cleft or pocket. Thus, substrate has to diffuse toward the active site. There is thus an obligatory formation of the enzyme substrate complex. E stands for enzyme. This complex formation is the transient phenomenon during the state where the substrate is bound to the enzyme active site. New structures of substrate called transition state structure is formed very soon after the expected bond breaking or making. This is completed. The product is released from the active site. In other words, the structure of the substrate get transformed into the structure of the product. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मान लो कि एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है, और ये इसका क्या है, इसका क्या है, एक्टिव साइड. अब सबस्ट्रेट आएगा और उसको क्या करना है, एक्टिव साइड में बाइंड करना है. तो ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट. अब ये दोनों जब जुड़े होंगे तो ये क्या बना दिया इन्होंने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया. अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन चल रही होगी. थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग. तो यहाँ पे यही चीज़ पूरे में समझा रखी है. द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. मतलब जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो एक हमें ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है. There could be many more altered structure states between the stable substrate and the product. Implied in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. ये कह रहे हैं जैसे अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पे भी बताया जाता है कि एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है. वैसे यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएट बीच में बनते हैं वो सारे कैसे होते हैं, अनस्टेबल. Stability is something related to the energy status of a molecule or the structure, and hence when we look at this pictorial through a graph, it look like something in the figure. यानी कि यहाँ ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ को भी देख ही लेते हैं कि देखो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है और हमें एक्स एक्सिस के अंदर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन दिखाई गई है. ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी सेम सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. अब यहाँ वाले की ये जो होती है ना, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ऊपर की जो स्टेट ट्रांजिशन स्टेट, ऊपर की जो स्टेट ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट से लेकर ये सबस्ट्रेट लाइन तक की जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए. लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम डाला ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, अब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो काम जल्दी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि देखो क्या लिखा है कि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन of the structural formation and state through a transition state. You will notice two things कि आप दो चीज़ें नोटिस करोगे. The energy level difference between the S and P. अब देखो यहाँ सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा एनर्जी में है एज कम्पेयर टू दी प्रोडक्ट. तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. इफ P is at the lower level then as the reaction is an exothermic, one need not supply energy by heating in order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring process, the S has to grow through a much higher energy state or transition state. The difference in average energy content of S from that of this transition state is known as the activation energy. इसको हम क्या कहेंगे, activation energy. Enzyme eventually bring down this energy barrier, making the transition of S to P more easy. देन आता है नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम काम कैसे करता है. अगेन हमें वही चीज़ें बताई गई हैं. ईच एंजाइम हैज़ अ सबस्ट्रेट एज बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म. कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव. ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत कम समय के लिए रहता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू द प्रोडक्ट पी. एंड अनचेंज एंजाइम, जो हमारा एंजाइम तो चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट निकल जाता है. अब ये जो अनचेंज एंजाइम है विथ एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, हमें दिखाया गया है कि एंजाइम ये सबस्ट्रेट जुड़ गए,
ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बना और एंजाइम से फिर प्रोडक्ट बाद में अलग हुआ। द कैटालिक साइकिल्स ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? द सबस्ट्रेट्स बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड कर रहा है? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में, और एक्टिव साइट में आकर जुड़ रहा है। The binding of the substrate induce the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate। अब जैसे ही substrate जो है वो आता है, वो इंड्यूस कर देता है, यानी कि मजबूर कर देता है हमारे एंजाइम को कि वो अपना थोड़ा बहुत शेप चेंज करे, जिसके वजह से एकदम टाइट बॉन्ड बने दोनों के बीच में। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। और चौथा, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू अ कैटालिक साइकिल वंस अगेन। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, फिर बाद में हम रीड करेंगे। देखो क्या लिखा है, सबसे पहला टेम्परेचर एंड पीएच। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और एक ऑप्टिमम पीएच होता है, जहाँ पर हमारा एंजाइम सबसे अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर हमने हाई टेम्परेचर दे दिया, ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो उसकी एक्टिविटी जो है वो कम होती चलती है। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम, यानी कि एंजाइम है तो क्या, एक काइंड ऑफ प्रोटीन, तो वो डी नेचर होता है, और लो टेम्परेचर के अंदर जो हमारा एंजाइम है वो इनएक्टिव होता है। सेम गोज विद द पीएच। तो देखो पीएच कम है तो उसकी एंजाइम कम है, पीएच बढ़ा रहे हो तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, तुम्हारा ऑप्टिमम पीएच, कि इस पीएच के अंदर तुम्हारी एंजाइम की एक्टिविटी सबसे बढ़िया होगी। फिर तुमने और पीएच बढ़ा दिया तो वो कम होती चली जाएगी। सेम ऐसा तुमको किसके साथ दिखाया है? टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रीड करते हैं क्या लिखा है। द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम can be affected by the change in condition which can alter the tertiary structure of protein, and this include a temperature, pH, change in the substrate concentration or binding of the specific chemical that regulate its activity। तो सबसे पहले आता है temperature and pH। तो enzyme generally function in the narrow range of the temperature and pH। ठीक है, वो एक फिक्स टेम्परेचर एंड पीएच में काम करते हैं। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच में ही वो अच्छा काम करेंगे। एक्टिविटी डिक्लाइन both below and above the optimum value. Low temperature preserve the enzyme in temporarily inactive state, whereas the high temperature destroy the enzymatic activity because the protein is denatured by the heat। फिर आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट के अंदर। अब मान लो कि एक बॉटल के अंदर तुम्हारी क्या है, बहुत सारे एंजाइम भरे हुए हैं, पूरे यहाँ तक एंजाइम भरे हुए हैं। तुमने अंदर क्या डाला? सबस्ट्रेट डाला। अब जैसे जैसे तुम सबस्ट्रेट डालते जा रहे हो, सबस्ट्रेट तुमने डाला, एंजाइम क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट को लगा रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, लगा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे तुम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम बढ़ती जा रही है, लेकिन एक समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम जो है वो इस समय बिजी होंगे, और भले तुम और सबस्ट्रेट उसके अंदर डाल लो, लेकिन सारे एंजाइम तो एक एक सबस्ट्रेट के साथ जुड़े हुए हैं उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब तक वो फ्री नहीं होंगे तो दूसरे सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेंगे, तो भले तुम कितना भी ऊपर डाल लो लेकिन वो नहीं बढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब आते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ दी सबस्ट्रेट के अंदर। तो देखो क्या लिखा है, with the increase in the substrate concentration the velocity of the enzymatic reaction at first यानी कि स्टार्टिंग में तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। the reaction ultimately reaches to a maximum velocity Vmax which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate। जब तुम्हें velocity maximum मिल जाएगी तो तुम कितनी भी बढ़ा लो, तुमको उसके बाद जो है रिएक्शन आगे बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, जो बात मैंने बोली वही चीज़ लिखी हुई है। The activity of the enzyme is also sensitive to the presence of the specific chemical that bind to the enzyme। अब होता क्या है कि जिस एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट को बाइंड करना होता है ताकि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर जाते हैं सबस्ट्रेट की जगह पर जिनका कुछ काम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बाइंड कर जाते हैं, जिसके वजह से जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो धीरे चलने लगती है, क्योंकि एंजाइम तो फ्री ही नहीं रहता।
ठीक है, तो पहले तो ये वाला तुम ग्राफ देख लो, ये हमारे वेलोसिटी मैक्सिमम का ग्राफ है कि अब इसके बाद तुम भले कितना भी सबस्ट्रेट ज़्यादा डाल दो वो बढ़ने नहीं वाली। पहले तुमने डाला वेलोसिटी बढ़ी, सबस्ट्रेट और बढ़ाया वेलोसिटी बढ़ी। अब ये वी मैक्स बाय 2, तो यहाँ पर है ना तुम्हें के एम हमारे सबस्ट्रेट का वो कंसनट्रेशन होता है जहाँ पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा मिल जाता है, वो हम कह देते हैं के एम। shuts off the enzyme activity, the process is called the inhibition and the केमिकल इज कॉल्ड द इनहिबिटर। वही मैंने तुम्हें जो बताया कि इनहिबिटर जाकर एक्टिव साइट में बाइंड कर जाता है, सबस्ट्रेट की जगह ले जाता है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, दिस इज नोन एज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो जब हमारा इनहिबिटर एकदम सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता है और जाकर बाइंड कर जाता है किससे, हमारे एंजाइम से, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। जब दोनों सेम दिखते हैं तो लड़ते हैं कि कौन जाएगा, और उसके लिए कौन लड़ता है, इनहिबिटर भी लगता है कि मैं जाके कहाँ लगूंगा, तेरे बाइंडिंग साइट में लग जाऊंगा, तेरे एंजाइम के। कॉन्स्टिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, जाके इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनहिबिशन ऑफ द सुसिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय द मैलोनेट which closely resemble the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitor are often used in control of the bacterial pathogen। ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और मैलोनेट यहाँ पर क्या है, इनहिबिटर। किस एंजाइम का, सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज का। अब देखो सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है वहाँ पर जाकर सुसिनेट बाइंड करता है, लेकिन सुसिनेट जो है सबस्ट्रेट है वो जाके बाइंड तो करता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह मैलोनेट काम करता है और वहाँ जाकर क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। फिर आते हैं हम किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of this enzyme have been classified into the different group based on the type of the reaction they catalyze। तो कह रहे हैं कि हज़ारों टाइप ऑफ एंजाइम जो है हमने आइसोलेट किए हैं, पढ़े हैं, और ज़्यादातर एंजाइम जो है उनको क्लासीफाई किया है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। जिस तरीके की रिएक्शन में वो हेल्प कर देते हैं उसी तरीके से। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इंटू 6 क्लासेज ईच विथ 14 से लेकर 13 सब क्लासेज एंड नेम अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट नंबर। सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम विच कैटालाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। जैसे कि ये वाला एस रिड्यूस, यहाँ पर ये वाला एस ऑक्सीडाइज, ये वाला एस डैश यहाँ पर ऑक्सीडाइज, यहाँ पे क्या, रिड्यूस। ट्रांसफरेज द एंजाइम कैटालाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप, ठीक है जी, अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन द पेयर ऑफ द सबस्ट्रेट एस और एस डैश। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इस एस के साथ यहाँ पे जी लगा हुआ है और एस डैश अकेला है। अब जो एंजाइम यहाँ यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा जी को एस डैश के पास, तो नाम क्या रख दिया, ट्रांसफरेज। फिर होता है हाइड्रोलाइसेस, तो देखो क्या लिखा है, एंजाइम कैटालाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोलिसिस सी हेलाइड एंड पीएन बॉन्ड। देन आता है लाइसेस, एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस लिविंग द डबल बॉन्ड, ठीक है, वो हमारा होता है लाइस। आइसोमराइज क्या होता है, आइसोमराइजेशन कर देता है। इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर, जो कि अपने आइसोमर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। फिर आता है लाइगेज, ये जोड़ने के काम आता है। एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, एग्जाम्पल एंजाइम विच कैटालाइज द जॉइनिंग ऑफ दी COCS-CN-PO बॉन्ड, वो हमारा लाइगेज होता है। देन आता है कोफैक्टर। अब देखो लिखा है, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ दी वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, हाउएवर देयर आर द नंबर ऑफ द केसेस इन विच the non-protein constitute called the cofactor are bound to enzyme which make the enzyme catalytically active। तो क्या कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे एंजाइम के अंदर हमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। इन दिस इंस्टेंट द प्रोटीन
पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बताया कि ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एंड दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एपो एंजाइम यानी कि जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उससे बहुत टाइटली बाउंड होता है कौन, हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन द peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of the hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is the prosthetic group and it is the part of active site of the enzyme। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद ही रखनी पड़ेंगी क्योंकि नाम ही दिए हुए हैं। देन आता है कोएंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालिसिस। फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर in the number of the different enzyme catalyze reaction. This essential chemical component of many coenzymes are the vitamin। example दिया है coenzyme nicotiniamide, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD और NADP कंटेन द विटामिन नाइसिन। देन आता है नंबर ऑफ द एंजाइम रिक्वायर अ मेटल फॉर दर एक्टिविटी विच फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइड एंड द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। जैसे कि जिंक जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कैटालिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव for the enzyme which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। यानी कि अगर हम अपने एपो एंजाइम से कोफैक्टर निकाल देंगे तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, मतलब हमारा एंजाइम भी वेस्ट ही जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का रीडिंग होता है कंप्लीट, जो आप अपने रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपना ये लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।